नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। अगली जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हमने 12वां क्वेश्चन कर लिया था और किसी कारणवश मुझे 13वां क्वेश्चन वहां पर छोड़ना पड़ा था, यानी कि मैं नहीं करवा पाया था। तो अब हम इस 13वें क्वेश्चन को करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ये जो संपूरक है इसका मतलब मैंने आपको शायद 10वें या 11वें क्वेश्चन में समझाया था कि संपूरक होता क्या है। 10वें क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि संपूरक का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसको आप लोग संपूरक कहते हो। चित्र मैंने पहले से बना दिया लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपकी बुक में चित्र नहीं देखा, बस खाली ये दो लाइनें लिखी हुई है और मैंने इसका चित्र बनाया है। चित्र बहुत सिंपल सा है, आप लोग इसको बना सकते हो पढ़कर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के चारों ओर बनी चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज बनाया मैंने रैंडमली, आप लोग कोई भी चतुर्भुज बना सकते हो। इसमें चतुर्भुज का नाम नहीं है कि आप लोगों को समांतर चतुर्भुज बनाना है या फिर सम चतुर्भुज बनाना है या फिर कोई और ऐसा चतुर्भुज स्पेशल बनाना है। तो मैंने रैंडमली एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया है। इसका मैं नामकरण कर देता हूँ भाई कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। अब आगे चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा है। अगर आमने सामने की भुजाएं की बात करें तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने, यानी कि ये वाली इसके आमने सामने हो गई और ये वाली इसके आमने सामने वाले हो गई। अगर इन आमने सामने वाली भुजाओं से मैं केंद्र पर कौन बनाता हूं, तो मान लो यहाँ पर आपका केंद्र है, यहाँ पर आपका ओ है। तो इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा, इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये यहाँ पर मिलेगा और अगर इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो इससे कौन, तो एक ये वाला बनेगा और ये वाली इसके सामने वाली भुजा ये वाली, यानी कि इसको अगर मैं इससे मिलाता हूँ तो ये इधर मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा सा आप लोग ढंग से कर देना इसको, और ये इधर मिलेगा, यानी कि ये इधर मिलेगा दोनों, ये इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, यानी कि एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, यानी इस भुजा से मैंने मिलाया तो ये कोण बना, इस भुजा से मिलाया मैंने केंद्र पर तो ये कोण बना। इसका और इसका योग आप लोगों को 180 डिग्री सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब यही हुआ, यानी कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, तो आमने सामने की भुजाओं ने ये कोण बनाया और ये वाला कोण बनाया, इन दोनों का जो योग है वो आप लोगों को 180 डिग्री सिद्ध करना है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये वाली भुजा भी तो इसके सामने है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। यानी कि आपको इसका योग, इन दोनों का योग 180 डिग्री लाना है और इन दोनों का योग 180 डिग्री लाना है आप लोगों को। ये आप लोगों को चीजें सिद्ध करनी है। ये आप लोगों का ओ है। समझो अब आप लोग इसको सिद्ध कैसे करोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र छोटा सा क्वेश्चन है। नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ सिद्ध, मुझे क्या करना है, पहले मैं आप लोगों को वो लिख देता जो सिद्ध करना है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं चीजें कर क्या रहा हूँ। यानी कि एक तो ये वाला कोण, यानी कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी, मैं दो लिख देता हूँ। एक तो इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला, मैं दोनों को दर्शा देता हूँ। यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये आमने सामने वाला। और दूसरा हम बोल देते हैं भाई कि बी ओ सी, कौन बी ओ सी प्लस कौन ए ओ डी, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री लाना है। या तो ये सिद्ध करो या ये सिद्ध करो, हम दोनों ही सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि जैसे एक होगा वैसे ही क्या होगा, दूसरा होगा। अब सिद्ध करने के लिए करना क्या है, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। इन सबको मैंने जो बताया आप लोगों को, इनको मैं वॉश कर देता हूँ। अब समझो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो ए बी सी डी भुजाएं है, ये चार भुजा आपको चतुर्भुज की दिख रहा है। ये चार भुजा आप लोगों को दिख रही होगी, ए बी सी डी और डी है, ये चार भुजा आप लोगों को दिख रही होगी चतुर्भुज। अगर आप लोग व्यवस्थित ढंग से देखोगे तो ये जो चारों भुजाएं है ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। क्या करते हुए जा रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है। यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ये वाली स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है और एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या कर रही है, चारों स्पर्श कर रही है। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श अगर कोई रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से अगर हम त्रिज्या को मिलाते हैं तो वो परस्पर लंबवत होती है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं पहले इनके नामकरण कर देता हूँ। इसको मैं ई बोल देता हूँ, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, ई एफ जी एच बोल देते हैं। चलो ई एफ जी एच बोल दिया मैंने कि ये ए बी सी डी चार भुजा और ई एफ जी एच क्या है, स्पर्श बिंदु है। चार स्पर्श बिंदु और चार स्पर्श रेखा है। अब समझो, अगर मैं इस वाले को इससे मिला देता हूँ, यानी कि इस वाले को अगर मैं इससे मिला देता हूँ, यानी कि हर एक स्पर्श बिंदु को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। हर एक स्पर्श बिंदु क्या कर रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ।
यानी कि मैंने चारों स्पर्श बिंदुओं को इसके केंद्र से मिला दिया। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक तरीके की त्रिज्या है। क्या है? एक तरीके की त्रिज्या है। यानी कि जो ओ एफ है, ओ जी है, ये ओ एच है और ओ ई है, ये क्या है? सभी त्रिज्या है। ये सभी क्या है? त्रिज्या। अगर आप लोग देखोगे इधर तो मोटे मोटे आप लोगों को 8 त्रिभुज दिख रहे होंगे। कितने त्रिभुज दिख रहे होंगे? 8 त्रिभुज दिख रहे होंगे मोटे मोटे। आप लोगों को मैंने जब प्रमेय 10.2 सिद्ध करवाई थी तब मैंने कहा था कि बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर आप लोग को स्पर्शरेखा खींच दो, और बाहरी बिंदु से अगर आप लोग वृत्त पर कोई स्पर्शरेखा खींच दो तो दोनों स्पर्शरेखा बराबर होती है। और वो बराबर हमने कैसे निकाली थी? दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करके निकाले थे। यही काम किया था हमने 10.2 प्रमेय में। अगर मैं इस बाहरी बिंदु की बात करूं तो ये वाला त्रिभुज यानी कि BOF और BOE, ये दोनों त्रिभुज तो सर्वाक्षम हो गए। अब कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को 10.2 पर्व में बताया था। अगर आप लोगों ने 10.2 पर्व नहीं देखी है तो मैंने अलग से भी उसका एक वीडियो बना के डाला है, और जब हमने पर्व पढ़ी थी तब भी हमने उसका वीडियो बनाया था। तो आप लोग अलग से जो वीडियो देखना चाहते हो थ्योरम 10.2, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां पर जाकर उस पर्व को समझ लो और फिर यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। देखो समझो, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ, मैं किसी भी त्रिभुज का ले लेता हूँ, यानी कि मैं त्रिभुज को ले लेता हूँ, हल करते हैं। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, मैं BOF त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज BOF और त्रिभुज त्रिभुज BOF और त्रिभुज BOE में, BOE आगे लिख दो, BOF पीछे लिख दो, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ। यानी पहले मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसकी और फिर इसकी, यानी कि एक राइट ये वाला और ये राइट, 4 राइट लगाइए। अगर इस त्रिभुज की बात करूं मैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो BE है, ये B है, ये BF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? आप लोग जानते हो स्पर्श रेखा है ये क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा दोनों बराबर होती है, ये आप लोग जानते हो। अगर मैं OB की बात करता हूं, मैं OB की, तो OB OB दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? ये दोनों में उभयनिष्ठ है। OB OB क्या? दोनों में उभयनिष्ठ है। और अगर मैं OE और OF की बात करूं तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। OE और OF की बात करूं तो ये आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? इसका कारण है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या कारण है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या। अगर आप लोग देखोगे तो ये त्रिभुज BOE ये सर्वाक्षम हो चुका है त्रिभुज BOF। किससे हुआ? तो आप लोग जानते हो कि ये वाली भी इस त्रिभुज की भुजा है, ये वाली इस त्रिभुज की भुजा है, ये दोनों त्रिभुज की भुजा है, ये इन दोनों त्रिभुज की भुजा है, यानी कि ट्रिपल एस नियम से, भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से, ट्रिपल एस नियम से। अब आप लोग जब प्रमेय देखी होगी तो मैंने वहां पर राइट हैंड साइड लगाया था, क्योंकि हमें प्रमेय सिद्ध करनी थी और वहां पर हमको तीनों भुजा बराबर हम नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने राइट हैंड साइड का उपयोग किया था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध किया था और उसमें हमने ट्रिपल एस नियम का यूज किया था, इसलिए मैंने ये कहानी को वापस लिखा है ताकि आप लोग समझ पाओ। अगर किसी बालक ने प्रमेय नहीं पढ़ी है कि सर्वाक्षम कैसे सिद्ध करते हैं, उसने कोई भी क्वेश्चन को नहीं देखा कि क्वेश्चन हमने कैसे किए, क्योंकि इससे जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने दो त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध किए थे और दोनों त्रिभुजों को हमने ट्रिपल एस नियम से सिद्ध किए थे। बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड लगेगा क्योंकि ये 90 लेकिन मैंने ट्रिपल एस नियम से बताया था आप लोगों को। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने उस वीडियो को या उस क्लास को अटेंड नहीं किया वो यहाँ पर समझ पाए, इसलिए मैंने इनके लिए राम कथा लिखी है। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं अगर इसकी बात करूं मैं तो इसको अगर मैं कौन एक बोलूं और इसको कौन अगर दो बोलूं, मैं क्या बोलूं? दो। तो ये कौन एक बराबर कौन दो होगा कि नहीं होगा? कौन एक बराबर कौन दो होगा कि नहीं होगा? किससे होगा? तो सिंप्लिसिटी से होगा। सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत कौन और संगत भुजाएं बराबर होती है, होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। जब मैंने इन दो त्रिभुज को लिया तो ये और ये कौन दोनों बराबर हो गए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को लूंगा तो ये और ये कौन भी तो बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब ये दो त्रिभुज के ये दो कौन बराबर है सिंप्लिसिटी से, तो ये दो भी बराबर हो गए, ये दो भी बराबर हो गए, ये दो भी बराबर हो गए। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? समझ में आ गई? तो मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ भाई, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार में लिख देता हूँ। यानी कि ये रामायण फिर से हम नहीं गाएंगे, हम इसी प्रकार लिख देते हैं। इसको मैं 3 नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ मैं? 3। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? 4। यानी कि कौन 3 बराबर क्या होगा? कौन 3 बराबर क्या होगा? कौन 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे इसकी बात करूं मैं, इसकी तो ये क्या होगा? 5। और इसकी बात करूं मैं, ये क्या होगा? 6। तो ये क्या होगा? 5 बराबर 6 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये 7। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 8। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 8। तो 7 बराबर 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा?
इस टाइप से होगा। यहां तक कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या चाहिए वो समझना है। अब हमें क्या चाहिए वो समझना है। आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो या फिर हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर अगर कोई कोण बनते हैं, अगर मैं एक बिंदु की बात करूं, यहां पर जैसे एक बिंदु है, अगर इस बिंदु पर अगर मैं कोण बनाने जाऊं तो उन कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। क्या आप लोग जानते हो? क्या हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हम ये जानते हैं कि एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एक बिंदु, एक बिंदु पर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। चलिए, तो एक बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं? 1 से लेकर 8 तक बन रहे हैं। तो मैं सभी कोणों को उतार लूं यहाँ पर, कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अपना जो आंसर है वो कैसा आएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो क्लियर है। देखो, आपको बोला कि ये जो भुजा है इसके इसके द्वारा बना हुआ कोण, इन दो, ये जो भुजा है इससे केंद्र पर कोण कौन सा बन रहा है? 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8 बन रहा है। यानी कि मुझे 1 और 8 को तो रखना है, 1 और 8 को तो रखना है, 1 और 8 को तो मुझे रखना है। इस वाली भुजा से ये सी और डी, ये जो सी से ओ आ रहा है और डी से ओ आ रहा है, इससे क्या बन रहा है? 4 और 5, 4 और 5। यानी कि मुझे 1 8 को रखना है और 4 और 5 को रखना है। 1 8 को रखना है, 4 और 5 को रखना है, बाकी सबको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करोगे? आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे 8 को रिप्लेस किससे कर, मुझे 7 को किससे करना है? 8 से करना है। अगर मुझे 8 तो रखना है, यानी ये 8 तो रहेगा, इस 7 की जगह मैं किसका यूज करूँ? 8 का यूज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये दोनों बराबर है। चलो मैं इसके नामकरण कर देता हूँ। ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। चलिए, मुझे 8 को तो रखना है, मुझे 1 को भी रखना है। तो एक ऐसा कैसा, ठीक है, एक ऐसा कैसा होगा, एक ऐसा कैसा होगा। अब जो 2 है इसकी जगह पे मैं किसका यूज कर लूं? 2 है उसकी जगह पे किसका यूज कर लूं? 1 का करूंगा। 2 किसके बराबर है? 1 का। 1 को तो मुझे रखना है, तो 1 हो गया। 3 मुझे नहीं रखना, 3 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये वाला कौन चाहिए भाई, ये वाला कौन चाहिए और मुझे ये वाला कौन चाहिए। इन दोनों का मुझे 180 लाना है, इन दोनों को मुझे 180 लाना है। यानी कि 3 को मैं किससे बदलूं? 4 से। 3 को मैं किससे बदलूं? 4 से। और ये 4 तो 4 ही रहेगा। 5 चाहिए क्या मुझे? 5 भी चाहिए मुझे, चाहिए मुझे। 6, 6 भी नहीं चाहिए मुझे, 5 चाहिए मुझे। तो 6 को मैंने 5 से रिप्लेस किया, ये इधर से। मुझे 7 चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे 8 चाहिए, और 8 तो चाहिए मुझे। कितना होगा? 360 डिग्री। ये किससे मैंने किया? समीकरण 1 2 3 व 4 से। ये हमने इससे लिखा। अब ये कितना हो गया? 2 कोण 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 कोण 4 हो गए, ये कितना हो गया? 2 कोण 5 हो गए, और ये कितना हो गया? 2 कोण 8 हो गए। कितना हो गया? 2 कोण 8 इक्वल टू 360, इक्वल टू 360। अगर मैं ऐसे 2 को कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या? कोण 1, कोण 1, कोण 1 बचेगा यहां से। अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा बचेगा क्या? कोण 4 बचेगा क्या आप लोगों का? कोण 5 बचेगा क्या आप लोगों का? कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस 1 और 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस 2 को मैं काट देता हूँ, ये कटा कितने बार कटा? 180 बार कटा। ये 1 और 8 मिलके क्या बनेगा? ये 1 और 8 मिलके क्या बनेगा? कोण AOB बनेगा। क्या बनेगा? AOB बनेगा। 1 और 8 मिलके क्या बनेगा? कोण AOB बनेगा, कोण AOB बनेगा। प्लस ये 4 और 5 मिलके क्या बनेगा? कोण COD बनेगा। क्या बनेगा? कोण COD बनेगा। और ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर आया। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था कि कोण AOB प्लस कोण COD इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख देते हम लोग। मैं इधर लिख देता हूं, इसी प्रकार, इसी प्रकार, यानी कि इतना लंबी चौड़ी कहानी हम फिर से गाएंगे तो हमारा दूसरा सिद्ध होगा। यानी कोण BOC प्लस कोण AOD इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये आएगा इसी प्रकार। यानी इतनी कहानी अगर आप लोग फिर से गाओगे तो ये आप लोगों का आंसर आएगा। तो ये था भाई लोगों आप लोगों का 13वां सवाल। इसी सवाल के साथ आप लोगों की जो प्रश्नावली है
10वीं सर्कल, जिसको आप लोग हिंदी में वृत्त कहोगे, ये पूरी होती है। अब हम आगे जो प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग, हमारी 3 प्रश्नावली हो चुकी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली, आयतन वाली, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निर्देशांक, ज्यामिति और वृत्त। उनकी वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, उनके नोट्स बनाइए आप लोग, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। और फिर अगर आप लोगों को में प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पेपर है उनकी प्रैक्टिस करो कि आप लोगों ने इतने पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हो तो आप लोग एकदम सही जगह पे पढ़ रहे हो, अगर नहीं हो रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकते हो। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी डाइवर्ट होने की, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ वो एकदम बोर्ड के अप्रोच के हिसाब से दे रहा हूँ। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिविजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।